अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कल से बड़ा शोर शराबा है। नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच आपको याद होगी, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और एपीसी का जो एलामिया जारी हुआ, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें, जो 10 अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है अब वो बदलने को है। अपने एलामिया के ज़रिए और बाद में मीडिया से गुफ्तगू में भी ये बार बार उन्होंने कहा कि अब वो मुत्तहिद हो चुके हैं और इस इत्तेहाद को कोई नहीं तोड़ सकता। जो माजी में गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए ये जंग लड़ी जाएगी। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के रोल को क्रिटिसाइज भी किया और कहा कि जो हकीकी जमहूरियत है हम उसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान करते हैं, जिसके लिए एक पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो भी सबके सामने रखा। इसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान देखा कि नून लीग वही सियासत कर रही है जो भारतीय एजेंडे को फॉलो करती है और ये इदारों को मलाइन करने की सियासत है। जबकि अस्करी क़यादत की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत का किसी भी सियासी जो अमल दखल है या जो सियासी मसाइल हैं उसमें किसी किस्म का कोई ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक है। अब गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब की रिक्वेस्ट पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 2 मुलाकातों का हवाला दिया। बताया गया कि उसमें मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ के हवाले से भी बातचीत की गई, जिसकी क्लैरिफिकेशन फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी देते नजर आए। आज शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि और भी लोग मुलाकातों में थे कल से, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो फ़ोन करके कहा है कि अब मुझे मीडिया इतना प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे बाकी नाम भी देने पड़ेंगे। आज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नाम लिया और कहा उनकी भी 1-on-1 मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया आज। उन्होंने कहा कि एपीसी के जो मकासद हैं या एपीसी को सबोटाज करने के लिए हुकूमत जो है वो तमाम ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल ये इंकशाफात जो हो रहे हैं, जो किए जा रहे हैं, इसके बाद काफ़ी ह्यू एंड क्राई नज़र आता है। सवाल ये पैदा होता है क्या एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया गया, अब वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होगी? क्या उसका जो मकासद हैं उसको किसी सूरत इंकशाफात से धचका पहुंचा है? और इस पर भी हम बात करेंगे कि इन मुलाकातों के बाद जो दोनों अतराफ से क्लेम आए, उस क्लेम को भी किसी सूरत धचका पहुंचा है। और आज ये तज्जिया कराने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट हैं जामी चांडियो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया है और ज़ैगम खान ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ज़ैगम, इट डजंट कम एज अ सरप्राइज व्हेन यू गेट टू नो कि नून लीग की मुलाकात हुई है या किसी भी सियासतदान की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब ये जो इंकशाफात जिस तरह से सामने आ रहे हैं कि ऑफिशियली DGISPR ने ये सब बताया भी गुज़िश्ता रोज़ और उसके बाद की सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ आपके सामने हैं। आपको लगता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया, जो ये 10 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने ये बावर कराने की कोशिश की कि अब हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करेंगे, हमारा जो हदफ है वो ये हुकूमत नहीं है बल्कि हकीकी जमहूरियत हासिल करना है, अपनी वो जो स्पेस है उसे वापस लेना है, इसको किसी सूरत धचका पहुंचता देख रहे हैं आप? देखिए, वक्ती तौर पर तो यकीनन उनको धचका पहुंचा है क्योंकि उनके नैरेटिव पर असर पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल इसकी वजह ये नहीं है कि उन लोगों ने मुलाकातें की, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने उन मुलाकातों को हैंडल किया है, जिस तरीके से उन मुलाकातों के गिर्द जो कम्युनिकेशन थी उसको हैंडल किया। देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ही की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के एलीट के दरमियान में कितने इख्तलाफ हों, कितने झगड़े हों, गुफ्तगू के दरवाजे तो बंद नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए। गुफ्तगू तो दुश्मनों के साथ भी चलती रहती है और तो ये तो जाहिर है पाकिस्तान के हमारे अंदर घर का मामला है। लाख इख्तलाफ हों, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करना जरूरी होती है और इख्तलाफ के बारे में भी बात करना जरूरी होती है, क्योंकि आखिरकार तो गुफ्तगू से ही तमाम तर इख्तलाफात में हल होना है। इसमें जो 2 गलतियां अपोजिशन की तरफ से हुई, पहली बात तो ये है मुलाकात हुई तो उनको बताना चाहिए था, खासतौर पे जब तमाम पार्टीज जाकर इकट्ठे मिली तो मुलाकात का कंटेंट वो इन कैमरा था, लेकिन मुलाकात का होना उसको इन कैमरा नहीं होना चाहिए था, उसको खुफिया नहीं होना चाहिए था। उनको बता देना चाहिए था कि तमाम पार्टीज की इस तरह की एक मीटिंग हुई, और अगर एक स्पोक्समैन उनका बता देता, उस मीटिंग में ही बता देता, तो भी इतना मसला क्रिएट नहीं होता। फिर दूसरी बात, मुस्लिम लीग नवाज का जो रिएक्शन था
जिस तरीके से उन्होंने पैनिक किया, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ का ये बयान कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर नहीं मिला। अब ज़ाहिर है वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जिसको रिफ्यूट करना आसान था, रिफ्यूट किया गया, उसका रद्द अमल आया, और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ को एम्बेरसमेंट हुई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये दो चीज़ें, यानी जो अपोजिशन का बयानिया है और मुलाकात, मुकम्मल कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं? क्या इस बयानिए का मतलब ये है कि अपोजिशन बिल्कुल गुफ्तगू के रास्ते ही बंद कर देगी, हुकूमत से गुफ्तगू नहीं करेगी, पाकिस्तान के इदारों से गुफ्तगू नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करेगी? वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ दूसरी तरफ से भी इस तरीके से एम्बेरस करना अपोजिशन को और इन मुलाकातों को इस तरीके से शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करना, वो कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इससे मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते हैं। मुस्तकबिल में अपोजिशन रिलक्टेंट होगी कि वो जाए और गुफ्तगू करे। ऐसा ही पहले हुकूमत ने भी किया, जब स्पीकर साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था अपोजिशन वालों को, और फिर उसके बाद उन खास तरीके से उस मुलाकात का जो कंटेंट था उसको हुकूमत ने पोर्ट्रे किया अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर अपोजिशन ने कहा कि अब हम हुकूमत के साथ इस तरह की मुलाकातों में शरीक नहीं होंगे। आपने जो कहा कि जाहिर है कि मुलाकातें होना इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि गुफ्तगू के दरवाजे आपके बंद नहीं होने चाहिए, इवन इदारों से बंद नहीं होने चाहिए। आमिर ज़िया साहब, इसी चीज़ को मैं आगे लेकर चलती हूँ, जो इन्होंने इंकशाफात का हवाला दिया कि जिस तरह से अपोजिशन को एम्बैरसमेंट हुई है। बात मुलाकातों की नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में ये इंकशाफ हुआ है, इससे लोगों को ये समझ में आ रहा है, और PTI तो बारहा ये कह रही है टू ब्रोकर अ डील फॉर देयर लीडर्स। यहाँ पे आता है मसला। सो फिर दोनों अतराफ के ये कितना मुश्किल है, क्योंकि एक ने ये क्लेम किया हमारा कोई अमल दखल नहीं होता, और एक ये कहता है हम तो मिलते ही नहीं। बात ये ना कि मुलाकात होना जो है ये कोई मतलब है एक मामूल की बात है। इस तरह की पसे पर्दा और मतलब है स्टेज पे मुलाकातें जो है हमारे सियासतदानों की हमेशा से होती आई है, बशमूल जो आज की इब्तिदा वो लोग भी कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा मेरे ख्याल में इस चीज पे जायजा लेना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्होंने बनाई है हिज़्ब इख्तिलाफ ने, और ये जो जैसे आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि जी सिविलियन बालादस्ती के लिए बनाई है, तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये कितना बड़ा इशू है एक आम आदमी का? यकीनन हमारी जो सियासी इशराफिया है उसके लिए तो कोई इशू है कि वो उनको एक इतना बड़ा रोल चाहिए और दूसरा उनको एक हिसाब से बचना है, लेकिन आम आदमी की अगर आप अपने नजर से देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं हो सकती किसी तहरीक में कि उनका इशू नहीं है, वो लोग कनेक्टेड नहीं है इस चीज से कि जो नारा ये लोग बुलंद करते हैं कि सिविलियन बालादस्ती, क्योंकि उन्हें पता है इस बालादस्ती का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो एक हमारी छोटी सी रूलिंग एलीट है, इसमें जागीरदार है, सरमायादार है, कि जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ा सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, ये उनकी एक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिस जमहूरियत में जमहूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि इनका एक फ्लॉड प्रेमिस है, तो मैं समझता हूँ कि इसको एक बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स की नहीं है, ये सोशल मूवमेंट नहीं है, इस चीज की मूवमेंट नहीं है कि जी आपको जमीन के लिए इस्लाहात करनी है, जमीन दोबारा बांटेंगे, आप तकसीम इख्तियार वो करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये मूवमेंट उस चीज की नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी जड़ें जो है अवाम में है, ये रूलिंग एलीट की अपने दरमियान की लड़ाई है, और वो हम देख रहे हैं कि हो रही है। अब इसमें एम्बैसिंग सिचुएशन ज्यादा किसकी है? एम्बैसिंग सिचुएशन जाहिर है कि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की है, क्योंकि उन्होंने एक हाई बड़ा मॉरल ग्राउंड लिया, नारा लगाते हैं कि हम सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अदूने खाना आप मिलते हैं, साजिश करते हैं, तो जाहिर है कि आपके किरदार पे सवालिया निशान होते हैं। फिर इसमें एक दूसरा तदाद बहुत बड़ा है कि लोग जो नए नए नजरियाती बने हैं और मज़ाहिमत के फलसफे की तरफ आए हैं, उनकी भी बड़ा आमिर आपके वो ये देखेंगे कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो है जो हमारे बड़े रहनुमा है वो
अच्छा आमिर, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, लेकिन वी गॉट योर पॉइंट, सिर्फ लास्ट लाइन आपकी नहीं आ सकी। जिस तरह जामी चांडिया साहब आमिर कह रहे हैं, मैं चले हम इनसे अग्री करते हैं कुछ हद तक कि अवाम का कोई एज सच इसके अंदर अमल दखल नहीं होता। आप बात कर रहे हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, जब आप बात कर रहे हैं आप एक्चुअली लोगों के मसाइल या किसी इस्लाहात की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो सिर्फ अपने रूलिंग एलीट की बात कर रहे हैं, अपने मफाद की बात कर रहे हैं। लेकिन कीपिंग इन माइंड पाकिस्तानी कल्चर, तो छोटी सी रैलियां भी देख लें, जलसे भी देख लें, लोगों को बाहर निकालने में ये पार्टियां हमेशा कामयाब होती हैं क्योंकि सबके सपोर्टर्स होते हैं और वो जिस तरह से पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से उनके रूट्स होते हैं, एंड देन दे आर वेरी लाइक ओल्ड पार्टीज, बहुत पुरानी जमातें हैं ये। तो जो स्ट्रैटेजी को धचका पहुंचने वाली बात है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एक्ट, अगर हम देखें जो इन्होंने अनाउंस किया है, आपको लगता है उसको किसी सूरत अवाम के उस समंदर को जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब के सब मिलकर बाहर लेकर आएंगे, उसको धचका पहुंचेगा? व्हेन पीपल नाउ नो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्राई टू ब्रोकर अ डील, वो जितना भी कह दें कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, एक्चुअली वहीं जाते हैं, वहीं जाकर बात भी करते हैं कि हमें किसी सूरत जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। देखिए नादिया, मेरे ख्याल से आमिर जाद साहब जो बात कर रहे हैं वो एक इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में, चाहे वो एक जमात का कोई तहरुक हो या एक इज्तिमाई किस्म का इनिशिएटिव हो, जब भी पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल ये पार्टीज कोई बार्गेनिंग करती हैं या प्रेशर डेवलप करती हैं, तो बदकिस्मती ये है कि उस सारे सियासी जो एक्टिविज्म है, तहरुक है, उसमें अवाम कोई प्रायोरिटी नहीं है या अवाम के रियल इश्यूज कोई उनका एजेंडा नहीं है। नजर ये आ रहा है कि ये तमाम की तमाम जमातें अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं और जाहिर है कि वो अपने पार्टीज के लिए जो स्पेस रिक्लेम करना चाह रहे हैं उस स्ट्रगल के तगोदो में इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन ये जो आपने इस सवाल से पहले एक बात छेड़ी जगम से और आमिर साहब बाकी, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल है कि ये जो मुलाकातों का इंकिशाफ हुआ है या जो पब्लिक में बात आ गई है, इसने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के टेम्पो को और उसके मोराल को तो बहुत डाउन किया है, उसको उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जिस नहज पे जाके मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, जिस लहजे में बात की, या ओवरऑल जो एमपीसी का टोन था या जो एक तरह का डायरेक्शन या सिम्त तय होने जा रही थी, उसको मॉरल ग्राउंड पे इन मुलाकातों के इंकिशाफ ने बहुत नुकसान दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मुलाकातें हैं ये भी बड़ा एक सियासी सवाल है। सवाल यह है कि आखिर आर्मी के सरबराह को सियासी जमातों से मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई है? कोई मुल्क में ऐसे हालात हैं, कोई सिक्योरिटी के हालात तो ना खारजी तौर पे ऐसे हैं ना इंटरनली ऐसे हैं, और अगर सिक्योरिटी के मामला इस नहज पे नहीं है या ऐसी कोई हसास सूरत हाल नहीं है जहां उनका मिलना नागुज़ीर हो जाए इन जमातों के साथ, तो फिर सियासी उमूर पर बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि आर्मी का सरबराह ये कोई मुनासिब पोजीशन है सियासी जमातों से बराह रास्त मुकालमे की या डायलॉग की, चाहे मामला गिलगित बल्तिस्तान का हो या दीगर मामला का हो। और आखिरी सबसे बड़ी बात कि जो आर्मी सरबराह ने उन मुलाकातों में कहा है उन जमातों को, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि वो कहते हैं कि आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, हुकूमती मामलात के साथ, सियासी उमूर के साथ, इसलिए हमें उसमें ना घसीटा जाए। बात तो प्रिंसिपली ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा है या अमलन भी इस मुल्क के 22 करोड़ लोग ये मुशाहिदा कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वाकई भी हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आज़ाद और खुद मुख्तार है, वाकई भी पॉलिटिकल माहौल एक मुकम्मल खुद। तो मैं समझता हूँ कि असल क्राइसिस ये है कि इस किस्म के ज़बानी दावे करने से कोई बड़ा अवाम का एतमाद गेन नहीं होगा, ना कोई इम्पैक्ट होगा। यही बात जो सवाल मेरे दोनों उठाए थे और मेरे दोनों मेहमान इस पर कमेंट करना चाहेंगे। जामी चांडिया साहब, यू जस्ट टुक आउट वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ व्हेन आई हैड सेड इन द बिगनिंग, एक एपीसी को तो धचका पहुंचा है जिस पे आप लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन दूसरी साइड को भी धचका पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे 1 रोज पहले या 2 रोज पहले ये बयान आ चुका था कि दे हैव नथिंग टू डू इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ज़ैखम कहते हैं मुलाकातों में कोई मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग से मिलना क्या ये सही है? जिस तरह से शेख रशीद कहते हैं कि ए को पता होता है कि बी इसके बाद आएगा और सी भी मौजूद होता है और डी भी मौजूद होता है और सबकी आधे आधे घंटे में मुलाकात हो रही होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लेम जो अस्करी क़यादत की तरफ से भी आया था।
और फिर ये कहना क्या गलत है कि पावर एक्चुअली जहां सेंट्रलाइज करती है वो वहीं पर है और आज तक है, और इस बयाने की फिर नफी कैसे की जाएगी, खुद आर्मी को क्या करना होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं, पूछते हैं ज़ैगम से भी और आमिर ज़िया साहब से भी। जामी चांडियो साहब इज ऑल्सो विद अस, और फिर इस गुफ्तगू को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। ज़ैगम खान साहब, आमिर ज़िया साहब, जामी चांडियो साहब हमारे साथ हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियानिगार जो इस पूरी सिचुएशन में जो एपीसी के बाद डेवलप हुई, जो इंकशाफात हुए, अब बहस यही है कि एपीसी के मकासद को किस हद तक धचका पहुंचा है। लेकिन बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है जो जामी चांडियो साहब ने ब्रेक से पहले उठाई, ज़ैगम, आपने कहा मुलाकातों में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जामी चांडियो साहब कहते हैं और ऐसे बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि मिलने की ज़रूरत क्या है, कोई ऐसे मामलात नहीं, और ऐसे मामलात हों भी तो हमने देखा है कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आके ब्रीफिंग भी दी जाती है रिगार्डिंग इफ देयर आर सिक्योरिटी इशूज एक्सटर्नल और इंटरनल, बट मीटिंग देम सेपरेटली, डू यू नॉट थिंक दैट ऑल्सो रेजेज अ क्वेश्चन एंड अ क्वेश्चन ऑन द क्लेम दैट हैज़ बीन मेड बाय द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट? मुझे इजाजत दीजिए, आमिर ज़िया साहब ने जो बात की थी उसके साथ लिंक करते हुए मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। आमिर साहब का जो बुनियादी हाइपोथेसिस है उससे मैं मुकम्मल अग्री करता हूं कि एलीट की आपस की एक स्ट्रगल है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो उस पर मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं ये जो एलीट की आपस का कन्फ्लिक्ट है इसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, और पाकिस्तान के जो तमाम तर मसाइल हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये कन्फ्लिक्ट है, और ये वो कन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तान के बिल्कुल अवाइली दौर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान बनने के 2-3 साल बाद तक शुरू हो गया था और आज तक चल रहा है। पाकिस्तान के जो बड़े एलीट ग्रुप्स हैं वो अपना अपना दायरे कार आज तक तय नहीं कर पाए, और ये जिद्दोजहद आज तक, ये रस्साकशी, ये जिद्दोजहद चल रही है। और जिस दिन एलीट अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे, रूल ऑफ द गेम्स तय कर लेंगे, तो उस दिन हमारे बेशुमार मसले हल हो जाएंगे, और हम इन बातों पर गुफ्तगू करने की बजाय पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम के समाजी इश्यूज, उन पर गुफ्तगू करने लग जाए। अब जब एलीट में कन्फ्लिक्ट है, और हमें पता है कि कन्फ्लिक्ट है, हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन में कन्फ्लिक्ट है, हमें पता है कि ताकत का महवर पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो हुकूमत जो खुद को कहती है कि हम एक पेज पर हैं, वो ताकत का मुकम्मल महवर और असल महवर नहीं है, तो फिर गुफ्तगू के बगैर फिर क्या तरीकाकार है? या तो अपोजिशन मफरूजात की दुनिया में रहे, सिर्फ किताब को देखे, ये समझ ले कि तमाम तर ताकत जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब से बात करनी है, फिर तो वो बात के रास्ते बंद कर दे। अगर उनका कन्फ्लिक्ट है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में पावर डिफ्यूज्ड है, तो जो भी उनकी पोजीशन है, अगर वो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमें एक नया फ्रेमवर्क चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ आना चाहिए, तब भी तो गुफ्तगू करनी होगी ना। गुफ्तगू के बगैर तो कोई तरीका का, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस है, जो दूसरी बात है, देखिए अपोजिशन के तो सिर्फ नैरेटिव पर असर पड़ा है। जरा हुकूमत के एंगल से देखिए, एज एग्जीक्यूटिव और एज लेजिस्लेचर, हुकूमत पर हाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द गवर्नमेंट। मैं अगर हुकूमत होता आज, तो मैं तो मुंह छुपाता फिर रहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक अहम तरीन मसला है कि पाकिस्तान का जो एक सेंसिटिव तरीन एरिया है उसका हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर तय करना है, जिसकी इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी की है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीकेशंस है, जिसकी पाकिस्तान की फेडरलिज्म की इम्प्लीकेशंस है। एक चीज पर वो असरअंदाज होने वाला मामला है गिलगित बल्तिस्तान का, और आपको हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। चले अपोजिशन को मनाना फर्ज कर लीजिए कि अपोजिशन से तो इमरान खान साहब बात ही नहीं करना चाह रहे। वो लोग जो पाकिस्तान के 68% अवाम के नुमाइंदे हैं, वो सब के सब चोर हैं, सब के सब चक्के हैं, सब के सब मुजरिम हैं, सब के सब फ्रॉडिये हैं, सब के सब जो हैं वो ड्रग डीलर हैं। इमरान वज़ीर आज़म साहब उनसे बात नहीं कर सकते, चले उनसे आर्मी चीफ साहब बात कर लें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कौन बात कर रहा है? मीडिया के साथ कौन बात कर रहा है? थिंक टैंक्स के साथ कौन बात कर रहा है? यानी इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर अथॉरिटी इस गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दी है, किसी चीज की ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इतने सेंसिटिव मसले पर कोई डायलॉग करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी अना की खातिर
वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर के साथ बैठने को तैयार है, ना सिविल सोसाइटी के साथ बैठने को तैयार है, ना ही पाकिस्तान की लेजिस्लेचर में जो अपोजिशन है, जो बहुत तगड़ी अपोजिशन है, उसके साथ बैठने को तैयार है। How does it reflect upon them? नहीं, it's not only the अना, ठीक है, एक अना भी है कि वो नहीं बैठना चाहते ऑपोजिशन के साथ, एक ये तरीका कार भी है कि भाई सिविल सोसाइटी के साथ भी नहीं, जिम्मेदारी आप कह रहे हैं रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन शायद एक पहलू और भी है ज़ैगम कि क्या उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, उनको दी भी गई है कि आपको ये काम करना है? देखिए नादिया, इसमें दो बातें होती हैं। आपका जिस तरह एक आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, तो पूरी तरह क्लेम ना करें तो वो कम होता जाता है। ठीक है। अगर आपने अपोजिशन से ये तरीका रखा हुआ है, आपने उनके साथ बैठने की स्पेस ही नहीं छोड़ी, तो फिर तो आप बैठ ही नहीं सकते। फिर तो आपको स्पेस मिलेगी, तो आपने तो एक स्पेस छोड़ दी ना, मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। आपने लेजिस्लेचर के अंदर एक जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था आपका, कि एग्जेक्टिव के तौर पर, रूलिंग पार्टी के तौर पर, लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर जो एंगेजमेंट्स आपने करनी थी, आपने वो करना छोड़ दिया। तो आप इसके अलावा जो मुल्क के अहम मसले हैं उसको हल करने का आपने अपने तरफ से तो दरवाजा ही बंद कर दिया। यानी जो स्पेस का मसला नहीं है, सब पार्टियों का, रूलिंग पार्टीज का मसला ये रहा है कि जो स्पेस मौजूद थी उस स्पेस को उन्होंने क्लेम नहीं किया। जो स्पेस मौजूद नहीं है उस पर लड़ाई तो करते हैं, लेकिन जो स्पेस होती है उस पर पूरी तवज्जो नहीं देते। जहां पे इनको एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछती, मसलन इनसे नहीं पूछती कि आप हेल्थ एजुकेशन पर तवज्जो। बिल्कुल, ओके। सो ये जिस स्पेस की आप बात कर रहे हैं कि आप नई स्पेस, वो जो स्पेस है जिसको आप क्लेम करने के लिए आगे जा रहे हैं, पहले जो अवेलेबल है उस पे तो काम कर लें। आमिर, डू यू रियली बिलीव इन के इट लीव्स इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एंटायर एपिसोड? ऑपोजिशन पर तो है ही, चलें उस पर भी आपने बात कर ली, आर्मी के हवाले से भी पता चल गया, लेकिन इस पूरे में हुकूमत किधर है? पहली बात हुई कि आप ये देखिए कि क्या जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार, उनमें मामलात को हल करने की कैपेसिटी और एबिलिटी है या नहीं है। अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड माजी का क्या रहा है, और क्या वो जो है, जो हमने देखा है कि जिस तरह की सतही गुफ्तगू होती है पार्लियामेंट में, जिस तरह के छोटे छोटे मफादात के लिए उनको मफाद की सियासत करते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, महवर क्या है इस वक्त? हिज़्ब इख्तिलाफ का महवर है एहतिसाब से उन्हें इख्तिलाफ है। एहतिसाब जो है वो हमारी हुक्मरान अशराफिया का भी पूरा मसला नहीं, उस अशराफिया में से भी छोटे से तबके का मसला है। जरदारी खानदान का मसला है, नवाज शरीफ खानदान का मसला है, उनके करीबी हवारियों का मसला है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स का मसला है। और जब इनका मसला है और ये लोग बड़ी पार्टीज को मौरूसी सियासत करते हैं, बड़ी पार्टीज को लीड करते हैं, जब ये हुकूमत के साथ इंगेज करते हैं नादिया साहिबा, तो ये फिर उसकी बात नहीं करते, सूलों की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि जी हमें कंसेशन दें, हमें आप जो है वो मतलब है हम आपसे उस वक्त ताउन करेंगे जब आप हमें जमानत दे देंगे, हमारा केस जो है हमारा नहीं चलेगा। फिर मैं कहूंगा कि जिस तरह सिविलियन बालादस्ती अवाम का मसला नहीं है, अवाम का, हकीकी अवाम का, मजदूरों का, रेडी लगाने वालों, फेरी लगाने वालों का, तो एहतिसाब भी मेरा और आपका मसला नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती एहतिसाब के कवानीन सख्त हों, एहतिसाब के कवानीन वन साइडेड हो, एक तरफ को, हमें कोई मसला नहीं है। ये उन लोगों को हिसाब देना है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि नहीं लूटा, इन्होंने लूटा है। जब लूटा है तो उनका एहतिसाब होना चाहिए। एक तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जी हुकूमत पे यकीनन देखिए, अब जो मॉडल बना है, हुकूमत कह रही कि हमें पता है कि हम इस मामलात के ऊपर उनसे इंगेज नहीं अगर करेंगे तो हमें खरीदो फरोख्त करनी पड़ेगी, और इमरान खान जो है खरीदो फरोख्त नहीं करना चाह रहे। तो फिर जो लोग बगैर खरीदो फरोख्त के इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। रियासत जो होती है वो कई उसका मजमुआ होती है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, और हमारे जैसे जो तीसरी दुनिया के मालिक हैं उसमें फौज का बहुत ही अहम उनसर होता है। थर्ड वर्ल्ड में सोल्जर एज ए रिफॉर्मर पूरी एक फिलॉसफी है, बातें हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो हमारे जैसे मुल्क में हमें पता है भी लॉपसाइडेड है। 1947 के वक्त से लेकर आज तक हमारे पास जो फौज जो है वो तकसीम के वक्त जो है हमारे पास वसाइल कम थे और हमारे पास फौज बड़ी थी। तो ये जो कंट्रडिक्शन है ये तो आज भी है। और आज भी फौज जो इस मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, सबसे बेहतर इदारा है, सबसे वो इदारा है कि जिसके ऊपर अवाम भरोसा करते हैं। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि एक इनकॉम्पिटेंट आदमी या इनकॉम्पिटेंट नहीं, लेकिन हमारा एक पूरा को लीड करेगा। लेकिन आमिर, एक आपने सलाहियत पर आपने एक सलाहियत पर सवाल उठाया कि देखिए हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे इन पॉलिटिशियंस में सलाहियत है, या तो वी हैव अ सिस्टम, ये एक निज़ाम है जिसमें ये पॉलिटिशियंस आते हैं, एक तरीका कार है, और फिर सलाहियत पे अगर आप सवाल उठाएंगे तो
फिर तो ये वो वाला बयानिया हो गया कि सिस्टम को तब्दील कर देना चाहिए, दे कांट डू एनीथिंग टू दिस बिल्कुल, कंट्री। देखिए ये चीज तो हर वक्त एजेंडे पे रहनी चाहिए, क्योंकि माफ कीजिएगा ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, ये सिस्टम फेल हो चुका है। ये जो आप लोगों ने, हम लोगों ने अंग्रेज की नकल में पार्लिमानी जमहूरियत को हम पूरा का पूरा अपने ऊपर कहते हैं ना मनोवन नाफिज करते हैं। हमें पाकिस्तान एक मुख्तलिफ रियासत है, हमारे समाजी माशी चैलेंजेस दूसरे, हमें अपनी जरूरत के मुताबिक फिर कौन सा सिस्टम होना चाहिए आमिर? आप बरतानिया की एक आखिरी जुमला सुन ले। बरतानिया की जब आप नकल करते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, मैग्ना कार्टा वहां पर 1215 में साइन हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था 17वीं सदी में आया था। एक ग्रेजुअल उसके तहत जो है वहां पर इर्तिका हुआ है। आपको कॉलोनियल स्टेट मिली, आपके यहाँ जागीरदार, आपके यहाँ कबायली सरदार, आपकी जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, उसमें आप मिडिल क्लास आपके नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके नहीं आ रहा, नकल आप उनकी कर रहे हैं। जब आपकी साइंस वैसी नहीं है, आपकी तालीम वैसी नहीं है, आपकी मईशत वैसी नहीं है, तो आपका जो सियासी निजाम है वो भी अंग्रेज जैसा नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, तो आपका तो बुनियादी फ्लॉ है। मैं तो चैलेंज करता हूँ प्रेमिस को जो आप कहते हैं जी पार्लिमानी डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई मजहब बन गई है, हमारे मतलब दीन ईमान का हिस्सा बन गया, खाकम बदैन, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम है इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, डिलीवर नहीं करेगा तो उसको तब्दील होना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपकी इस राय से आपकी हम कोई चीज नहीं है, ना मैं हूं ना आप है, और ना कोई मतलब है इदारा है, ना कोई सियासी जमात है, ना कोई खानदान है। रियासत इज सुप्रीम, रियासत के लिए सब कुछ होता है। तो रियासत अगर डिलीवर नहीं कर पा रही सिस्टम, तो ये चीज भी ऑन द टेबल होना चाहिए कि हम उस पर बात करें, उसको तब्दील करने की बात करें, क्योंकि ये सिस्टम फेल हो चुका है। फिर ये अच्छा आपने कहा ये सिस्टम फेल हो चुका है, जामी चांडियो साहब इस पर जरूर कमेंट करेंगे, जैगम भी, और मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं कता कलामी नहीं चाहूंगी। लेकिन फिर हमें ये भी याद है कि इमरान खान साहब भी हमेशा कहते थे कि स्टेटस को तोड़ने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं चला सकते, ये वो लोग हैं जो मुल्क खा गए। तो अब कम से कम जो जमात इस वक्त इन पावर है, इसमें तो सलाहियत मौजूद है। ये तो फिर दूसरी बात करती है, फिर निजाम की तब्दीली का जिक्र क्यों बार बार, और क्यों समझते हैं आमिर के सलाहियत का मसला है? फिर सलाहियत किसके पास है? आर यू सेइंग द ओनली सलाहियत और कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू रन द स्टेट इज गोइंग टू बी विद वन इंस्टीट्यूशन? ये आप आकर बताइएगा ब्रेक से वापस आकर कि येस और नो, बिकॉज आई वुडंट वांट टू आंसर ऑन योर बिहाफ आमिर। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक। वेलकम बैक। बात हमारी शुरू हुई है एपीसी के बाद, जो सारी गुजारिशात हमें इंकशाफात हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ लेकर जा रही हैं। पाकिस्तानी सियासी तारीख सबके सामने है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल सबके सामने है, सियासतदानों का इनसे मिलना, अपने लिए रिलीफ लेना शामिल है। ये भी एक बात सच है कि पावर का महवर एग्जीक्यूटिव नज़र नहीं आता, और अगर इसको रिक्लेम करने की बात हो तो बात फिर निज़ाम की तब्दीली तक क्यों आ जाती है? आपने सुना जामी चांडियो साहब, जो आमिर ज़िया साहब ने कहा कि ये भाई कोई मतलब जाहिर है यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू यू नो व्हाट इज योर ग्राउंड रियलिटी। डू यू रियली अग्री विद दिस कि आप इस निज़ाम से तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप निज़ाम ही तब्दील कर दें? नादिया, मैंने बात सुनी आमिर साहब की, और मैं उनसे बिल्कुल मामले में उनके हाइपोथेसिस से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि देखिए ये जो बड़ी पुरानी बहस है कि थर्ड वर्ल्ड के माशरे या पाकिस्तान जैसा माशरा क्या वो डेमोक्रेसी के लिए मुनासिब और मौजूद है या नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं जिनकी मिसालें आमिर साहब ने भी दी और दुरुस्त मिसालें दी उन्होंने। सवाल ये है कि आखिर अगर एक बात है कि पाकिस्तान जैसे वफाकी माशरे को और वफाकी मुल्क को एक वफाकी पार्लियामानी जमहूरियत ही चला सकती है, तो आखिर नुक्ता आगाज तो कहीं से होना चाहिए ना। और वो नुक्ता आगाज यही है कि जो इस निज़ाम की बात हो रही है कि इस निज़ाम के जो इदारे हैं, कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, अदलिया है, जो भी इदारे हैं, लोगों को खुद मुख्तार किया जाए, उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और वो वाकई अपने अपने डोमेन में काम करते हो। अब प्रॉब्लम अगर स्टेट का ये है कि डी फैक्टो पावर कहीं और है, डी जोर पावर कहीं और है, और इस डाइकॉटमी ऑफ पावर के अंदर जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तमाम तर खराबियों के बावजूद हर वक्त अपने आप को इनसिक्योर फील करती रहे, हर हुकूमत अपने आप को इनसिक्योर फील करती रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये चिकन एग सिचुएशन की बहस है कि पहले माशरा ठीक हो जाए, कबायली निज़ाम खत्म हो जाए, चौधरी वडेरे सब खत्म हो जाए, फिर जमहूरियत आएगी। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख ये साबित नहीं करती। हमें एक नुक्ता आगाज का तयन करना होगा, और वो नुक्ता आगाज यही होता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रूल के अंदर आर्बिट्रेशन के दरवाजे बंद कर दें।
किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को, किसी भी मनसब को ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो आइन से मावरा डी फैक्टो आर्बिट्रेशन करे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियासती जो तजादात हैं उसका एक बहुत बड़ा फंडामेंटल तजाद यही है कि 70 साल गुजर गए हैं, अभी तक हम इस बहस में हैं कि आर्मी का रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर हम फर्ज करें कि ये हाइपोथेसिस कोई तस्लीम कर लेता है कि हम जैसे मुल्कों में एक आर्मी का रोल होता है, होना चाहिए, तो मुझे बताइए कि फिर 70 साल में उनकी आर्बिट्रेशन या इस डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स का इस मुल्क को क्या फायदा हुआ? इस मुल्क के अंदर कोई निजाम, कोई हाउस, कोई हुकूमत, कोई इदारा ऑर्डर में इसलिए नहीं है कि यहाँ 70 साल से आपने इस डायकॉटमी में गुजारे हैं कि पावर लिखा हुआ कहीं और है और है किसी और के पास। सही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का माशरा अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद मुकम्मल तौर पे क्वालिफाई करता है कि यहाँ एक जेन्युइन फेडरल निजाम हो, जहाँ एक सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी हो, जहाँ जिम्मेदार हुकूमतें हो, जहाँ खुद मुख्तार अदलिया हो, और ये जो एक मोहताज सियासी निजाम है जो हर वक्त देखता रहता है किसी और सिमत के वहां से खुद मुख्तारी मिलेगी नहीं मिलेगी, इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। आपने गवर्नमेंट की बात की, मैं इससे कमेंट करूंगा कि देखिए इमरान खान साहब के बारे में हम जब 2018 की इलेक्शन ट्रांसमिशन में थे तो आपको याद होगा आपने बड़े लंबे मेरी ये राय थी कि इमरान खान साहब के पास कोई मुतबादिल नुक्ता नजर नहीं था। उनके पास पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के माशरे के बारे में कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं था। उनके पास एक एंटागोनिज्म था, एक वर्बोसिटी थी और पीछे सपोर्ट थी, जिसके नतीजे में वो आ गए और उनको लाया गया है। अनफॉर्चुनेटली वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जामी चांडिया साहब, जस्ट लास्ट वर्ड्स फ्रॉम ज़ैगम एंड आमिर। Now what do you see happening? इंकिशाफात से आखिर where is it going to end? Because ये एक जो एक टसल रहेगी, जो रस्साकशी रहेगी ज़ैगम, ये भी तो नुकसानदेह है ना? नुकसानदेह है, और हमने देखा है पिछले 5 साल में जो हमारी मईशत का कबाड़ा हुआ है उसकी बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये अमकान पैदा हुआ था कि एक बार इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद एक हुकूमत आ जाएगी इक़्तिदार में तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने खुद इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बरकरार रखा है। हुकूमत में रहते हुए पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज किया है, और अब तो ये मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया है। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो फाइट बैक करे, वरना वो तो यही समझती है कि अगले इलेक्शन में भी उसके पास कोई मौका नहीं होगा और वो मुकम्मल तौर पर फील्ड से बाहर कर दिए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ज्यादा वर्सन होगी, ये मामला ज्यादा खराब होंगे अगर इसको हुकूमत ने ना संभाला। जी आमिर, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, लेट्स क्लोज द शो। जैसे मैंने कहा, ये रस्साकशी कहाँ लेकर जाएगी, ज़ैगम ने अपना व्यू इस पर दे दिया है, आप क्या कहते हैं? बात ही हमारे लॉस्ट डेकेड्स था 90s का, कि उसके अंदर मतलब है चीजें जो वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। दूसरा हमारे लॉस्ट डेकेड शुरू 2008 से जो अब तक जारी है, इमरान खान इसलिए डिलीवर नहीं कर पा रहे कि वो इस निजाम से समझौता करके आए हैं, और चूंकि उनके पास एक 2/3 अक्सरियत नहीं है तो वो तब्दीली के जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन एक बात बड़ी मस्बत है, वो ये कि कम से कम उन्होंने एहतसाब का जो सिलसिला शुरू किया, बेशक एक तरफा है, अगली बार जब किसी और की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह इमरान खान की पार्टी का भी एहतसाब हो जाएगा, तो एहतसाब शुरू हो गया है और एक रिवायत डल रही है। तो एक ये मैं समझता हूँ कि अगर चीजें कहते ना कि पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, एक वर्चुअस साइकिल नहीं शुरू, कम से कम ये वाला साइकिल शुरू हो गया है। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, हमारा एवोल्यूशन का पार्ट है कि जिसमें हमें इस तरह की महाजराई भी मिलेगी और मैं समझता हूँ कि जारी रहेगी भी आने वाले चंद बरस तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। इट वाज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जिसमें अभी बड़ी गुंजाइश है इस पर बात करने की, एंड आई होप कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता। मुख्तलिफ व्यूज़ हैं इस हवाले से, लेकिन एंड में बात यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट व्हाट दिस कंट्री कैन अफोर्ड, क्योंकि पहले ही जो मईशत के हाल हैं और मईशत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो।
हम समझते हैं कि ऑपोजिशन जमातों को जिस हद तक दीवार से लगाया गया है, जाहिर है दे विल हैव टू बाउंस बैक एंड दे विल हैव टू डू समथिंग। अब ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज़ किया है और उसके बाद जो इंकिशाफात और उसकी जो स्ट्रैटेजी है, इससे APC की ऑपरेशनल एक्ट पे जो धचका पहुंचेगा वो तो आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात कहाँ तक जाकर रुकती है ये भी चंद महीनों की बात है और उसके बाद इसका भी फैसला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।